कि आपने भी 2025 में अपनी एसआईपी शुरू की है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव हो। एंड अगर आप भी 2026 में अपनी एसआईपी स्टार्ट करने वाले हो बट कंफ्यूज हो कि मैं किस म्यूचुअल फंड से अपनी एसआईपी की जर्नी शुरू करूं, और स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इस बात को लेकर परेशान हो कि मैं ऐसा कौन से फंड्स चुनूं जो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छे रिटर्न्स दे सके और मेरे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मेरी हेल्प कर सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जिनको आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंसिडर कर सकते हो। स्पेशली अगर आप इन फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हो तो ये फंड्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग ऑप्शंस बन सकते हैं और इन फंड्स में आप अपनी आगे की रिसर्च कर सकते हो। लेकिन फंड्स का नाम बताने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह की बायस या रिकमेंडेशन कॉल नहीं है एंड ये बस मेरी रिसर्च एंड डेटा है, ताकि आप इन फंड्स पर अपनी फर्दर रिसर्च कर सको और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बेटर डिसीजन ले सको। फंड्स के नाम रिवील करने से पहले मैं एक रियल प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ। आज मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है कि प्रैक्टिकली हर इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लिए आखिर सही म्यूचुअल फंड है कौन सा, और ये कंफ्यूजन उससे कई बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले ही ये डिसाइड कर लो कि मुझे कौन सी कैटेगरीज के फंड्स चूज करने हैं और किस कैटेगरी से मुझे बिल्कुल दूर रहना है, तो फंड सिलेक्शन अपने आप ही काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैंने भी इस वीडियो के लिए फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड इस वीडियो में जिन फंड्स की बात होगी उसको मैंने 3 क्लियर क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर किया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है फंड के रोलिंग रिटर्न्स, जहाँ मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड्स चुने हैं जिन्होंने केवल वन टाइम परफॉर्मेंस नहीं दिखाया बल्कि डिफरेंट मार्केट फेजेस में फंड का बिहेवियर कैसा रहा है। एंड मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड्स चुने हैं जिनके रोलिंग रिटर्न्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रहे हैं, लेकिन बिना अननेसेसरी हाई रिस्क लिए। क्योंकि कुछ फंड्स हाई रिटर्न्स तो दे देते हैं लेकिन वो रिस्क भी उतने ज़्यादा लेते हैं जो एसआईपी इन्वेस्टर के लिए शायद सही नहीं होता। एंड दूसरा है फंड का रिस्क प्रोफाइल, जिसमें मैंने ऐसे फंड्स को चूज़ करा है जो थोड़े ज़्यादा अच्छे रिटर्न पोटेंशियल तो हो ही, पर साथ में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी ना हो एंड आपको काफ़ी अच्छे डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिले। एंड मैंने हाई वॉलेटाइल फंड्स को इसमें बिल्कुल अवॉइड करा है। एंड जो तीसरा क्राइटेरिया था जो मैंने चुना था वो था फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, जहाँ मैंने ऐसे फंड्स अवॉइड करा है जो रिसेंटली में लॉन्च हुए हैं एंड जिनका लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड मेनली मैंने ऐसे फंड्स चुने हैं जिनका एक लॉन्ग टर्म डेटा कम से कम अवेलेबल हो, लाइक एटलीस्ट 10 ईयर्स का। इसी के साथ अब आते हैं हमारी इस लिस्ट के सबसे पहले फंड पर, जो है ईडब्ल्यूएस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी पॉपुलर फंड है, जहाँ रिसेंट ईयर्स में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। करंटली इस फंड का AUM अराउंड 12,700 करोड़ के आसपास है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है। रिटर्न्स के मामले में ये फंड लास्ट 5 एंड 10 ईयर्स में इस कैटेगरी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। एंड रोलिंग रिटर्न्स के केस में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क दोनों को ही काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। एंड इसे कंसिस्टेंसी की वजह से ही एसआईपी इन्वेस्टर के लिए एक काफ़ी अच्छा फंड बन सकता है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो फंड का अल्फा अराउंड 3 के आसपास है, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड ने बेंचमार्क के ऊपर कितने एडिशनल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। बीटा थोड़ा सा हायर साइड पर है लेकिन फिर भी मिड कैप कैटेगरी के लिए थोड़ा मैनेजेबल माना जा सकता है। फंड का शार्प रेशियो अभी अराउंड 1.33 का है, जो ये दिखाता है कि फंड ने कितने अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। वही इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन अभी अराउंड 16 के आसपास है, जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी को शो करता है। अगर फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड की होल्डिंग्स में अभी अराउंड 86 स्टॉक्स है एंड फंड के करंट होल्डिंग को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अगर आप नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस मिड कैप फंड आपके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जो पिछले कुछ सालों में इस फंड ने रिटर्न तो अच्छे दिए ही है और साथ में अपने रिस्क को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है। ओवरऑल यहाँ आपको रिस्क और रिटर्न का काफ़ी अच्छा हेल्दी बैलेंस देखने को मिल सकता है, जो लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे फंड की, जिसकी चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उसे चेक कर सकते हो। एंड ये फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपैरेटिवली थोड़ा लो वॉलेटाइल फंड है। जब स्मॉल कैप फंड आमतौर पर थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फंड ने अपने रिस्क को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अगर फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो भले ये फंड कुछ फेजेस में कैटेगरी एवरेज से थोड़ा पीछे रहा है, लेकिन ओवरऑल इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी कंसिस्टेंटली बीट किया है। एंड यही बात इस फंड को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि इस फंड ने कम रिस्क लेने के बावजूद भी अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है।
अगर हम फंड के रिस्क मैट्रिक्स देखें तो उसका बीटा कंपैरेटिवली थोड़ा लो है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स, अराउंड 0.68 का। वही फंड का अल्फा अभी काफ़ी स्ट्रांग है, अराउंड 4 के आसपास, जिसकी वजह से इसका शार्प रेशियो भी अभी अराउंड 1.28 का है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अभी अराउंड 14 के आसपास का है। एंड रोलिंग रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 22%, 3 ईयर्स में 17.39% एंड 10 ईयर्स में 18.10% के रोलिंग रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए है। भले ही एब्सोल्यूट रिटर्न्स में ये फंड कुछ अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड के मुकाबले उतना हाई ना गया हो, लेकिन रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर इस फंड का परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। यानी कम रिस्क लेकर भी इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं, यानी यही इस फंड की काफ़ी अच्छी बात रही है। या अगर आप नेक्स्ट 10 to 15 ईयर के लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हो और स्मॉल कैप एक्सपोजर लेना चाहते हो, लेकिन एक्सेसिव वॉलेटिलिटी से थोड़ा बचना भी चाहते हो, तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि ये भी क्लियर है कि स्मॉल कैप फंड इनहेरिटली थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं, एंड अगर आप रिस्क थोड़ा अवॉइड ही करना चाहते हो तो स्मॉल कैप एलोकेशन को ना रखने ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एंड पूरी तरह ये आपके रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करेगा कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ओवरऑल एक्सिस स्मॉल कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सूटेबल हो सकता है जो स्मॉल कैप ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और इस कंट्रोल को भी प्रेफर करते हैं। फाइनली अब आते हैं हमारे इस लिस्ट के लास्ट फंड पर, जो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड को चुनने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक ही है, स्टेबिलिटी। ये फंड पूरे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बेस देता है, जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, इसमें फंड मैनेजर की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टॉक पिकिंग नहीं होती एंड फंड सिंपली निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसकी वजह से रिस्क रेशियोज नेचुरली बैलेंस रहता है। निफ्टी 50 में इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे एस्टेब्लिश्ड कंपनियां शामिल होती हैं, जिसकी अर्निंग कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, एंड इसी वजह से मार्केट करेक्शन के टाइम में भी निफ्टी 50 बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के मुकाबले थोड़ा कम गिरता है। लेकिन अगर आपको निफ्टी के अलावा कुछ और थोड़ा हायर ग्रोथ चाहिए और थोड़ा आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी मिड कैप 150 जैसे इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इन इंडाइसेस में आपको थोड़ी हायर रिटर्न पोटेंशियल मिल सकती है, लेकिन इनमें थोड़ी आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो है जो अधिकतर लोग इग्नोर करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इंडेक्स फंड को टोटली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये थोड़े बोरिंग होते हैं एंड इनमें ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना पड़ता, एंड इसमें फंड मैनेजर की कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये सिंप्लिसिटी इन फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होती है। तो ये थे वो 3 म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप नेक्स्ट 10 to 15 ईयर के लॉन्ग टर्म हॉराइजन के साथ एसआईपी के थ्रू कंसिडर कर सकते हो और इनमें आप अपनी फर्दर रिसर्च कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, आखिर में डिसीजन पूरी तरह आपका ये होगा कि आपको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है और आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आपको किस तरह से एलोकेशन देना है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।